नमस्कार साथियों। आज की क्लास फिर लाइव नहीं हो पाएगी, लेकिन क्लास जरूर उपलब्ध रहेगी। हमने ये ध्यान रखा है आपका कि आपके इस क्रमबद्धता में किसी भी प्रकार का कोई हर्डल क्रिएट ना हो। तो उसी क्रम में हम आज की क्लास #30 लेकर आ गए हैं। 30वीं क्लास है ये जीडी की, और ठंड ज़बरदस्त है। और ठंड का विशेष ध्यान रखिए, तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, और आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और सही दिशा में आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी सही रखनी बहुत ही ज़रूरी है। मैं लगातार इस चीज़ पे आपको फोकस करता हूँ, लगातार इस चीज़ के बारे में आपसे बातचीत करता रहता हूँ। तो आज का जो सेशन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम शुरू करें। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी को कब लागू किया गया? दो संवत बड़े इंपॉर्टेंट है, देख तो शक संवत और एक विक्रम संवत। कौन कौन से? शक संवत और विक्रम संवत, और एक है अपना विक्रम संवत। शक संवत और विक्रम संवत, ये दो संवत बड़े ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, ये इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इस कैलेंडर की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने, क्या नाम है? कनिष्क ने शकों को में शकों को हराने के उपलक्ष्य में इस संवत को चलाया था। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि किस वंश के शासकों ने चलाया? कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। राजा का क्या नाम था? कनिष्क था। और शक संवत नाम क्यों दिया? तो शकों ने चलाया था इसलिए नहीं, कुषाणों ने शकों को परास्त किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? शक संवत रखा है। शकों को हराने के उपलक्ष्य में कुषाणों ने इस तिथि को शक संवत के रूप में चलाया था, और इसी को भारत सरकार ने अपनाया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और ये जो कैलेंडर लागू हुआ था वो मार्च 1957 को लागू हुआ था। ये इसका क्या है? सही आंसर है 22 मार्च 1957, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। और विक्रम संवत की बात करें तो शक संवत क्या 78 ईस्वी है, ये लिखा हुआ है आपके प्रश्न में, लिखा हुआ है शक संवत। और विक्रम संवत जो होता है वो होता है 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, ये होता है अपना विक्रम संवत, 57 ईसा पूर्व। अब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस संवत को चलाया था, और ईसा के जन्म से 57 साल पहले की ये घटना थी, इसलिए इसमें ईसा पूर्व लगाते हैं। और शक संवत में ईस्वी लगाते हैं, मतलब ईसा के जन्म से 78 साल बाद की घटना थी, इसलिए इसमें ईस्वी लगाते हैं। ये दो संवत आपको ध्यान में रखना है। और शक संवत का जो सवाल है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल है। सुमिलित करना है आपको पुराना नाम और नया नाम। बर्मा का पुराना नाम क्या है? श्याम का पुराना नाम क्या है? पर्शिया या फारस का पुराना नाम क्या है? सॉरी, बर्मा का नया नाम क्या है? श्याम का नया नाम क्या है? पर्शिया और फारस का नया नाम क्या है? पुराने नाम थे, अब इसके नए नाम डाल दिए गए। तो बर्मा, इसका नया नाम है म्यांमार। श्याम, इसका नया नाम है थाईलैंड। और पर्शिया या फारस, इसका नया नाम है ईरान। तो बर्मा का तो म्यांमार हो गया, और श्याम का हो गया थाईलैंड, और पर्शिया या फारस का हो गया ईरान। तो 1, 3 और 2, 1, 3 और 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हुआ। कोई समस्या नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर वापस पुराना नाम और नया नाम। कांगो पुराना नाम मेसोपोटामिया, पुराना नाम सिलोन, पुराना नाम बनारस, पुराना नाम। नए नाम में जेरे, इराक, श्रीलंका और वाराणसी, किस किस को नया नाम दिया है, ये आपको बताना है। आसान सा सवाल बन रहा है इसमें, क्योंकि बनारस का तो वाराणसी है ही, तो ये तो चारों तो सभी में दे रखा है, लास्ट वाला 4-4। सिलोन श्रीलंका है ही, तो 3-3 जो है इन दोनों में दे रखा है। या तो ये हो सकता है सही, या फिर ये हो सकता है, बाकी दो तो गलत हो ही गए, कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया का जो नया नाम है वो है इराक, तो बी का 2। तो बी का 2 किस में है? तो बी का 2 उसमें है, कांगो का जेरे, ये बिल्कुल सही हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पुराना नाम और ये नया नाम, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ट्रेडिशनल जीके में इस तरीके के सवाल
पूछे जा सकते हैं, कभी पूछे भी जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देश और संसद के नाम, रूस, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। बहुत ही महत्वपूर्ण देश, विश्व में विकसित देश और उनकी संसद का नाम। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। फेडरल काउंसिल भी नाम दिया है भाई इसमें रशिया के तो, लेकिन ड्यूमा प्रचलन में है। रूस की ड्यूमा, अमेरिका की कांग्रेस करेक्ट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट और जापान की डाइट। ये बिल्कुल सही है। रूस की ड्यूमा, अमेरिका की कांग्रेस, जापान की तो डाइट और ब्रिटेन की पार्लियामेंट। यानी कि 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3, ये बी इसका क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इतिहास में मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसका आंसर देना है। इतिहास में मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त संघर्ष हुए थे। एक वाटरलू का युद्ध था। उस वाटरलू के युद्ध में वो परास्त हुआ था और इंग्लैंड ने उसको बंदी बना लिया था और सेंट हेलेना द्वीप पर उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। वो विश्व के मॉडर्न हिस्ट्री के विश्व के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में, प्रमुख सेनापतियों में उनका नाम आता है। लिटिल कॉर्पोरल भी उनको कहते हैं। उनका एक स्टेटमेंट बड़ा प्रसिद्ध है कि मुकुट मुझे धरती पर पड़ा मिला, जिसे मैंने अपनी तलवार की नोक पर उठाया, तलवार की नोक से उठाया और अपने मस्तक पर धारण किया। तो इनमें से वो कौन था? बिस्मार्क था, आइजनहावर थे, कैबूर था या नेपोलियन था? आइजनहावर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बिस्मार्क ये लौह रक्त की नीति के लिए फेमस था, जर्मनी का एकीकरण इसने किया था। कैबूर इटली का था। कैबूर की कूटनीति इतिहास में बड़ी फेमस है, इसके बारे में चर्चा की थी अपन ने कल के एपिसोड में, कल के इसमें लेसन में। और डी आंसर इसका है नेपोलियन, मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। तो बिस्मार्क तो जर्मनी का था, ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। कैबूर इटली का था। तो विश्व के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे भारत में भी 5-6 व्यक्ति हैं जो, जैसे महात्मा गांधी हैं या भगत सिंह जी हैं या चंद्रशेखर आजाद हैं, पटेल साहब हैं, शास्त्री जी हैं, बड़े फेमस पर्सनालिटी रही है भारत की। तो उसी तरीके से ये लोग भी अपने अपने देश के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इतिहास में मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है, फ्रांस की क्रांति जिसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4 शहर के नाम लिखे हैं और संबंधित नदी है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, इसका आपको सही आंसर देना है। बगदाद, लंदन, रोम और पेरिस। बगदाद इराक में आता है भाई, कैपिटल। लंदन ब्रिटेन का हो ही गया, इंग्लैंड का। रोम मिस्र और पेरिस फ्रांस। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ये तो क्लियर ही है। लंदन में जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ था तो एक मैच में सौरभ गांगुली ने इतना तेज छक्का मारा था, वो टेम्स नदी में जाके बॉल गिरी थी। उसके पास में ही वो स्टेडियम था, ऐसा नहीं कि भाई बहुत दूर था, छोटे स्टेडियम थे तो नदी बॉल गिर गई थी उसमें जाके। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। पेरिस कहाँ है? तो ये सीन नदी के किनारे है। तो ये तो हो गया अपना 4 और ये हो जाए अपना 3। अब बगदाद की बात करें, बी का 4 और डी का 3। बगदाद जो आता है वो टाइग्रिस नदी के किनारे आता है, ये बिल्कुल ठीक है। 2 और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे आ जाएगा। 1 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 4 विश्व के प्रमुख शहर हुए हैं। अब भारत के मंदिर दे रखे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं इसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। पैगोडा एक स्टाइल है मंदिर को बनाने की, आर्किटेक्ट में आता है। काठमांडू का जो मंदिर बना है नेपाल में, पशुपति शिव का मंदिर, वो भी पैगोडा स्टाइल में बना है। सोमनाथ का मंदिर, शिव मंदिर, खजुराहो के विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर, ये 4 मंदिर हैं, विश्व प्रसिद्ध 4 मंदिर हैं और 4 स्टेट के नाम है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। गंग वंश के शासकों ने इसे बनाया था। सोमनाथ का जो शिव मंदिर है वो आता है गुजरात में, चालुक्य शासकों ने इसे बनाया था। खजुराहो का जो विष्णु मंदिर है आ जाएगा अपने मध्य प्रदेश में, ये चंदेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो राजधानी थी इनकी, चंदेलों की। तो कृष्ण मंदिर महाराष्ट्र में है, ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था। मतलब कि पता नहीं क्यों इसको विश्व के महान आश्चर्य में नहीं रखा है। गुहा मंदिर पर्वतों को सेलेक्ट कर लेते थे और पर्वतों को काटकर मंदिर का रूप दे दिया करते थे। तो बड़ा जबरदस्त मंदिर है ये कृष्ण मंदिर जो है,
महाराष्ट्र में है। ये पर्वत को काटकर बनाए गए मंदिर हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप सुमेलित कर लिया आपने। अब आप बता दीजिए, पहले का तो 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 4। तो 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4, ये ऑप्शन बी इज द इसका राइट आंसर हुआ। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु है क्रमशः, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का नाम आपको बताना है। लिथियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम लिथियम, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि इन दोनों में से एक आंसर है। जिंक और ऑस्मियम और मैग्नीज और जिंक। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है और सबसे भारी धातु कौन सी है, ये आपको बताना। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। तो धातुओं में सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, तो ऑस्मियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सबसे हल्की गैस पूछे तो करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है और इसके साथ में फिर हीलियम का भी नाम आता है, पर पहले किसका नाम आएगा, हाइड्रोजन का नाम आएगा। जैसे फुटबॉल का ब्लेडर अगर फूट जाता है, एक बार ये पूछा था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कि फुटबॉल का ब्लेडर अगर फूट जाता है तो सबसे पहली गैस कौन सी है जो उसमें से बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन उसमें ऑप्शन था नहीं, उसमें ऑप्शन था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, हीलियम, क्योंकि इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम। तो जो हल्की है वो सबसे पहले क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो सबसे हल्की और सबसे भारी धातु इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, लिथियम एम ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में उत्पन्न प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है। भारत में उत्पन्न प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर देना है। भारत में उत्पन्न प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है। देखिए लुई ब्राउन जो ऑप्शन ए दे रखा है ये विश्व की प्रथम है, विश्व की प्रथम। ये जितने भी क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं लगभग अपने 600 क्वेश्चंस हो गए हैं और 600 में भी ऑप्शंस ऐसे ऐसे दिए कि भाई वो मल्टीपल में सवाल मिले हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। फर्दर भविष्य में भी जब आपके छोटे भाई बहन या आपके मित्र वगैरह तैयारी करें तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि उनको पता लगेगा कि भाई तैयारी का एंगल क्या होता है। और जीके एकदम तैयार नहीं होता है, धीरे धीरे तैयार होता है, धीरे धीरे आपको सही दिशा में पढ़ना होता है। प्रैक्टिस सेशन आपको करने होते हैं, उसके बाद फिर आप जीके में थोड़ा सा आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। हम लोग भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और बाद में हमने इन सब चीज़ों की पढ़ाई की है। तो शुरू शुरू में हम भी बड़े परेशान से रहते थे, लेकिन आप धीरे धीरे लगे रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन सही डायरेक्शन में और सही स्ट्रेटेजी से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं लगातार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई कई सालों तक लड़के लगे रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, अब वो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं और किस दिशा में पढ़ रहे हैं उसका कोई धनी दूरी नहीं है। तो सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटेजी बना के किस एग्जाम की आप तैयारी करें, उस एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है और उसी के अनुसार आपको अपना ब्रेन को सेट करना है, दिमाग को सेट करना है, अपने नोट्स को उसी के अकॉर्डिंग सारे तैयार करने हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है और वही स्टूडेंट फिर गोल कर लेता है। तो भारत में उत्पन्न प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर है इसमें दुर्गा। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया। पर्वतमाला दे रखी है और आपको उसकी विशेषता बतानी है। अरावली, हिमालय, एंडीज और यूराल। अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये तो इसका आंसर हो गया चौथे नंबर का। अब बात आती है हिमालय, तो हिमालय नवीन वलित तो है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नहीं है, सबसे ऊंची है। तो हिमालय जो है वो पामीर की गांठ से इसका उद्गम हो रहा है। देखो थोड़ा सा घुमा दिया ऑप्शन में, तो सावधानी रखनी है। इसका जो मैच करेगा वो पामीर की गांठ से करेगा। नवीन वलित तो है लेकिन सबसे लंबी नहीं है, सबसे ऊंची है, इसलिए हिमालय अब इसमें इसको नहीं मानेंगे। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आती है एंडीज पर्वतमाला। ये नवीन वलित पर्वतमाला है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय क्या है, नवीन वलित और सबसे ऊंची, और एंडीज जो है वो भी नवीन वलित है लेकिन विश्व की सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट पर्वतमाला इसको बोलते हैं। यूराल जो पर्वत है वो एशिया में यूरोप को अलग करता है। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा सुमेलित में। 1 मिनट, तो 4 2 3 और 1,
4 2 3 और 1, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान से देख लो इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको सुमेलित करना है। महासागर के नाम दे रखे हैं और उनकी विशेषता दे रखी है। आर्कटिक महासागर की क्या विशेषता है? क्या ये सबसे बड़ा है? तो नहीं है। सबसे छोटा है? तो बिल्कुल है। छिपा हुआ है तो भी बोलते हैं। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और छिपा हुआ महासागर बोलते हैं इसको, ठीक है। अटलांटिक महासागर, सबसे ज्यादा ट्रेड इसी महासागर से होता है, ये बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा व्यापार इसी से होता है। और प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर में जो मैरियाना ट्रेंच है फिलीपींस द्वीप समूह के पास में, वो विश्व का सबसे गहरा स्थान भी है, सबसे गहरा डेप्थ भी है वो। तो 2 3 और 1, 2 3 और 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जैन धर्म के संस्थापक, देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर का जो नाम है वो महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी के नाम से ही जैन धर्म की स्थापना होती है। इनको जिनेंद्र कहते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। दुनिया पर, जमीन पर दूसरों पर जीत हासिल करना तो बहुत आसान है, सबसे कठिन काम है स्वयं पर जीत हासिल करना और स्वयं की इंद्रियों पर जीत हासिल करना। तो महावीर स्वामी ने ये करके दिखाया था और यहीं से जैन नाम पड़ा, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। तो महावीर स्वामी को क्रेडिट मिलता है, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक, 24वें तीर्थंकर। अब इसमें ऑप्शन बी जो दे रखा है, ऋषभनाथ जी, ऋषभ देव जी, इनको आदिनाथ जी भी कहते हैं, और ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और पार्श्वनाथ जी जो है वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। ये तीनों महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य, अहिंसा, ऐस्त्रेय, अपरिग्रह, ये 4 जो सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत पार्श्वनाथ जी के दिए गए 4 सिद्धांतों में महावीर स्वामी ने और एड ऑन कर दिया था। तो ये सत्य, अहिंसा, ऐस्त्रेय, अपरिग्रह, ये 5 जो चीजें हैं, इसको पंच अणुव्रत या पंच महाव्रत भी कहते हैं। दोनों का अलग अलग संदर्भ है। तो महावीर स्वामी जिन्होंने पंच अणुव्रत और 5 पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेमिनाथ जी भगवान कृष्ण के समकालीन है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? फटाफट बता दीजिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, सॉल्क ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या गैलीलियो ने? तो टेलीफोन का आविष्कार सबको ही पता है, ग्राहम बेल ने किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका का किया, सॉल्क ने क्या किया, रूबिक्स के टिके का किया, और गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन का किया। सबको पता है, ये तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर देना है, फटाफट आप आंसर दीजिए। देखिए 1919 में खिलाफत, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919, मार्च नहीं अप्रैल, मैंने किसी में शायद मार्च बोला था, याद नहीं आ रहा, या नहीं बोला भी होगा। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, देश बंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन चला था भाई। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1739 में। चारों बड़े बड़े युद्ध थे, 1526, 1556, 1761 और 1739। नादिर शाह ने आक्रमण किया था, नादिर शाह का आक्रमण, दिल्ली में भयंकर कत्लेआम किया था इसने, नादिर शाह ने। 1761 में पानीपत थर्ड हुआ था, पानीपत थर्ड। ये इसी का उत्तराधिकारी था नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे, 1761 पानीपत थर्ड। 1556 पानीपत सेकंड, अकबर वर्सेस हेमू, पानीपत सेकंड। और 1526 पानीपत फर्स्ट, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी
सल्तनत का खात्मा हुआ था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो पानीपत फर्स्ट जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही निम्न में से कौन है? संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, जिनको तबाई और अवती सेन। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर देना है। माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही, माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही का आपको आंसर देना है। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपको बतानी है। मंदारिन, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी या स्पेनिश? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, ये चीनी है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बोलते हैं अंग्रेजी और थर्ड नंबर पे बोलते हैं हिंदी। ये आंकड़े चेंज हुए हैं, किसी समय स्पेनिश का नंबर था स्थान ऊंचा, अब स्पेनिश का नंबर हो गया नीचे। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मंदारिन या चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नियमित रूप से रेगुलर क्लासेस वापस शुरू करेंगे एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट जो पारिवारिक है वो पूरा हो जाए और मैं आ जाऊं, लेकिन मैंने आपके जो कर्मबद्धता है जो चल रहा है उसमें हर्डल नहीं आए, ये कोशिश की है। और जाने से पहले मैंने आपकी सारी क्लासेस एडवांस में रिकॉर्ड कर दी है और उसको हम स्ट्रीम वही टाइम 3 बजे ही करेंगे और आप इसका निश्चित रूप से लाभ लें। और पुराने जो वीडियोस डले हुए हैं आप उसका भी लाभ लीजिए, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपके इसमें दे रखे हैं। और अब मैं जल्दी ही राजस्थान जीके के सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सारे के सारा आपको ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। राजस्थान जीके का लगभग सारा मटेरियल आपको हमें अवेलेबल करवाऊंगा और रीट की टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करेंगे। जैसे एग्जाम की फाइनल डेट आ जाती है उससे ठीक 25 दिन 1 महीना पहले हम लोग रीट को टेस्ट सीरीज के रूप में आपके सामने पूरा अवेलेबल करवाएंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है। आपको इसका सही आंसर देना है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है। एगमार्क, हॉलमार्क, इको मार्क और ISI मार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एगमार्क तो खाने पीने वाली वस्तु पर लगता है, हॉलमार्क जो होता है वो स्वर्णाभूषणों पर लगता है, हॉलमार्क जो होता है ज्वेलरी पर लगता है। ISI मार्का जो होता है वो कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स की जो वस्तुएं होती है ISI मार्का उस पर लगता ही है। एक ISI मार्का पाकिस्तान से भी होता है भाई, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट बनता हुआ ISI मार्का वाला ही होता है, लेकिन उसमें नहीं जाना अपने को। और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इको मार्क। सही आंसर क्या हुआ इसका? इको मार्क। और एक मजेदार चीज मैं आपको और बताऊं, कार्बन क्रेडिट, ये एक मार्का और दिया जाने लगा है आजकल। ऐसे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स पे लगता है ये, जो इंडस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास करती है और वो उसमें उसने सफलता भी हासिल की है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट पर ये मार्का लगाते हैं कार्बन क्रेडिट। अब जो भी उपभोक्ता पर्यावरण से संबंधित जानकारी पूरी रखता है, जिससे हर उपभोक्ता को रखनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको पर्यावरण ही देकर जाएंगे। पैसा, प्लॉट और मकान ये तो सब अस्थायी है, पर्यावरण अगर सही नहीं रहा तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो रेस्पॉन्सिबल है, जो कार्बन के उत्सर्जन पर पूरा ध्यान रख रही है, तो ऐसी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट पर कार्बन क्रेडिट नाम से मार्का लगा सकती है। और जो कंज्यूमर जो है, जो जागरूक उपभोक्ता हैं, तो 2 प्रोडक्ट आपके सामने, एक उस फैक्ट्री का जिस पर कार्बन क्रेडिट मार्का नहीं लिखा है और एक उस फैक्ट्री का जिस पर कार्बन क्रेडिट मार्का लिखा है। तो कार्बन क्रेडिट मार्का वाले प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे, ताकि हम लोग भी एक तरीके से उसको सपोर्ट करें कि आप जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जिसके पास कार्बन क्रेडिट नहीं है वो भी इसको लेने के लिए प्रोत्साहित हो कि भाई जरूरी है कार्बन। तो अवेयरनेस जरूरी है। बेसिक जो है आम जनता, सब कुछ ऊपर वाले डिसाइड करते हैं आम जनता के रिएक्शन के आधार पे।
ये चीज़ ध्यान रखने की है। अगर आम जनता कोई रिएक्शन नहीं कर रही है तो ऊपर वाले अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगे, लेकिन जैसे ही आम जनता ने किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो ऊपर वालों के कान खड़े हो जाएंगे। फिर वो उसी हिसाब से अपने प्लानिंग्स करेंगे, अपना सारी चीज़ें वो जो है वो उसके अकॉर्डिंग सारी प्लान करेंगे कि भाई जनता जो है वो उसको चाह रही है या उसको नहीं चाह रही है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक नई चीज़ आई कार्बन क्रेडिट करके, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था, ये आया है बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो लगातार दूसरी बार बने हैं। बान की मून इससे पहले दूसरी बार बने थे, कोफी अन्नान भी आई थिंक दूसरी बार रहे थे। तो ये कुछ जो है ये तो कंटिन्यू दूसरी बार रही हैं महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ये बताना है आपको कि ये किस देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो लगातार दूसरी बार बने हैं, किस देश के हैं ये आपको बताना है। कई बार दूसरी बार में अमेरिका वीटो कर देता है, कई बार तीसरी बार भी जब बनने वाली स्थिति तो चाइना वीटो कर देता है। तो वीटो भी लगता है इसमें महासचिव के मामले में। तो यहाँ अभी कोई इन पर वीटो लगा नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल के हैं और ये लगातार दूसरी बार महासचिव के पद पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतिम सवाल है आज का, बहुत अच्छा सवाल है, परंपरागत सवाल है। झारखंड, झारखंड क्या बना है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक। झारखंड राज्य का वह नृत्य जो अपनी ओजपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है, युद्ध नृत्य भी कहते हैं उसको। झारखंड राज्य का वह नृत्य जो अपनी ओजपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है। नटुआ, करिया झूमर, छाऊ और मुंडारी। अब इनमें से कौन सा सही आंसर है। जीडी में यह परंपरा है कि नृत्य किस राज्य का है नहीं पूछ के उस नृत्य की विशेषता के आधार पर पूछने जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं लगभग सारे नृत्य को कवर करने की हर पेपर के अंदर, और इस तरीके से आपको डिटेल में जानकारी भी देने की कोशिश की जा रही है आर्यन परिवार के द्वारा। झारखंड राज्य का वह नृत्य जो अपनी ओजपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है, निम्न में से कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छाऊ नृत्य। कौन सा नृत्य है, छाऊ नृत्य। ये ओजपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है, इसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश नृत्य युद्ध नृत्य के रूप में ही होते हैं, तो नागालैंड है। ये आपको मैंने कई बार बताया भी है। नेक्स्ट, ये अपना आज का सेशन था। फिर वही बात जो कल के सेशन में आपने देखी थी, अंतिम संदेश, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जिन स्टूडेंट्स ने आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, वो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम लोगों को और ज़्यादा जोश आता रहे। तो ये था अपना आज का सेशन। और एक बार फिर आप लोगों के साथ उस बात को मैं शेयर करते हुए कि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, कल भी और आज की भी लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन हमने क्लास की आपकी व्यवस्था की है। हमने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपकी जो क्रमबद्धता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। तो आप जरूर इस एपिसोड को देखिए, इस सेशन को देखिए, और जब हम अगली लाइव क्लास में मिलेंगे तो इन सवालों के बारे में फिर से हम चर्चा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उस लाइव क्लास में कि ये जो पेपर था अपना आज का कौन से नंबर का है, तो देखो ध्यान से 30, इससे पहले 29 था, अब ये #30 है। तो 30 नंबर का जो लेसन था उसमें आपको किसी चीज में कोई डाउट है या किसी चीज को लेकर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आने वाली लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ये था अपना आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।